हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन आर्ट एंड स्टेशनरी कंपनियों के बारे में, जिससे हमारा एक साथ ही पीयर टू पीयर एनालिसिस भी हो जाएगा और फुल इस सेक्टर में कुछ 5 से 6 कंपनी है। तो तीन हमने इसमें कर ली, बची हुई जो 2 या 3 कंपनी है वो हम अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। तो पूरा का पूरा हमारा सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम सारी कंपनियों का रिजल्ट एक ही साथ देख लेंगे। हम बात करने वाले हैं लिंक लिमिटेड के बारे में, हम बात करने वाले हैं फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और हम बात करने वाले हैं सेलो वर्ल्ड के बारे में। अब इन सब का क्वार्टर 2 का रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या कोई टेलविंड्स आ रही है, हेडविंड्स आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ये सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। मतलब कंपनियां गाइडेंस देती थी 25% ग्रोथ करने का, 25% से ज्यादा ग्रोथ डिलीवर भी करती थी। बट उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने लगे। अगर हम बात करें जैसे लिंक कंपनी के बारे में बात करें, तो लिंक कंपनी पहले गाइडेंस दिया करता था कि हम 25% से ज्यादा का ग्रोथ करेंगे और कुछ टाइम उन्होंने वो ग्रोथ दिखाया भी था। फिर क्या हुआ, ये जो इसराइल हमास वाला वॉर था ये हो गया और फिर आपका रशिया यूक्रेन वाला वॉर हो गया। पहले रशिया यूक्रेन हो गया, फिर ये इसराइल हमास हो गया। इसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट वाले डिवीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो एक्सपोर्ट वाला डिवीजन हर कंपनी के लिए थोड़ा सा हाई मार्जिन वाला बिजनेस होता है। तो अगर यहाँ पर वो सपोज 30% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन बना रहे हैं, 30% का ग्रॉस मार्जिन बना रहे हैं, तो अगर वो आपका जाके मिडल ईस्ट में जाके अपना पेन बेचेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे अपने पेन को किसी दूसरे कंट्री में जाके वो पेन बेचेंगे, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बनाएंगे। वो शायद 30% के आसपास का मार्जिन बढ़ के 35% के आसपास का मार्जिन आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम पार्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो 2% के आसपास का फर्क पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट। तो जितना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट वाला मार्केट का मार्केट शेयर बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारे लिए चीज अच्छी थी। तो जब ये प्रॉब्लम्स आई तो अब इनके फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। तो अब आप पेन में आपका कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। आपको 10 रुपए का पेन 10 रुपए का ही बेचना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, उसका पेन का साइज वाइज छोटा कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप उसकी क्वालिटी थोड़ी सी नीचे ले आओगे, बट आपको 10 रुपए का पेन 10 रुपए में बेचना पड़ेगा। 10 रुपए को आप 15 रुपए एकदम से नहीं कर सकते। तो इस चीज के साथ इन सारी कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये कंपनी अलग अलग सेगमेंट में भी घुस रही है। जैसे सेलो का तो पहले से ही एक अलग सेगमेंट थे। जैसे वो टपरवेयर वाले भी उनका सेगमेंट था। उनके पास वो लाओ पाला ग्लासवेयर बनाने का भी उनके पास सेगमेंट था। उनके पास वो फोल्डेड फर्नीचर बनाने वाला भी सेगमेंट था। बट वो तो उनके पास पहले से था। अभी जैसे हम फ्लेयर राइटिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलेगा ये लोग नए नए सेगमेंट्स में, ये भी इसी तरीके की बॉटल बनाने के सेगमेंट में हम घुस रहे हैं। तो कंपनियों को समझ में आ रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पेन वाले सेगमेंट से तो हम ग्रोथ लेके आ नहीं सकते। तो पूरा का पूरा स्पेस प्रॉब्लम्स में तो चल रहा है। और ये जितनी भी 5-6 कंपनी है, इनमें से सिर्फ एक ही कंपनी ग्रोथ लेके आ पा रहा है, दैट इज डॉम्स। और तभी हम देख रहे हैं डॉम्स का थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन भी है। अब चालू कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं लिंक लिमिटेड के रिजल्ट के साथ। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 925 945 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब सब 1000 करोड़ मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, अब देखो अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें वही देखना है कि भाई आप वॉल्यूम में कितना ग्रो कर पाए, आप वैल्यू में कितना ग्रो कर पाए, आपका प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड कितना रहा। कि मतलब आप महंगे वाले पेन्स कितने बेच पाए। कि भाई पहले आपका एवरेज सेलिंग प्राइस आ रहा था 5 रुपए, अब 5 रुपए से बढ़ के वो 6 रुपए हो गया, फिर वो 7 रुपए हो गया, वो 8 रुपए हो गया। तो आप महंगा प्रोडक्ट भी बेच पा रहे हो और ज्यादा भी बेच पा रहे हो। तो इसी चीज पे हमें फोकस करना है। अब ये प्योर एंड प्योर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है कि कितने ज्यादा टच पॉइंट्स आप केटर कर सकते हो, कितनी ज्यादा स्टेशनरी तक आप पहुंच सकते हो, उतना ज्यादा आपका पेन बिकेगा। क्योंकि आपके पेन में कोई ऐसा हीरा सोना तो जड़ा हुआ नहीं है कि भाई कंज्यूमर जाके आपके पेन के लिए डिमांड करेगा कि मैं तो पेंटोनिक का ही पेन खरीदूंगा। तो ये वाला तो कोई कोई यहाँ पर फिलोसफी चल नहीं रही। तो जितना ज्यादा ब्रांड का रिसेम्बलेंस आएगा, जितना ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपका ब्रांड का प्रेजेंस मिलेगा, जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, उतना ज्यादा आप लोग बेच पाओगे, उतना ज्यादा वो वॉल्यूम में ग्रो कर पाओगे। तो अब इस सारी चीजों के साथ हम देख लेते हैं इनका रिजल्ट किस तरीके का रहा। अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, तो मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो बहुत ही ठंडा रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत जंप हमें दिखाया था कि कुछ कुछ सही चीजें हो रही थी कंपनी के साथ। बट इस क्वार्टर में वो वापस सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई। हमने 2.6% के आसपास का हमें टॉप लाइन में ग्रो देखने को मिला। और अगर पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट 14% के आसपास से ग्रो किया। अब ये पार्ट 14% के आसपास में ग्रो करने में यहाँ पर कोई इन्होंने कॉस्ट कट नहीं करी है या कोई एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं करे हैं। इनका सिर्फ चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं। कि मतलब अगर हम बात करें आज से 2 साल पहले कंपनी 13-14% के आसपास का EBITDA मार्जिन करता था,
फिर बीच में पिछले साल ये जो फ्रेट चार्जेस वगैरह बढ़ गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ था, आपकी कॉस्ट बढ़ गई थी, तो आपके एबिटा मार्जिन 7-8% के आसपास आ गए थे। तो आपको छोटे बेस का फायदा मिल रहा है, अब आप वापस नॉर्मलाइज हो गए हो, आप वापस 14% का मार्जिन करने लगे हो। इसकी वजह से हमें 14% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नहीं किया, कंपनी ने कोई एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं किए। बाकी जो चीजें खराब हो गई थी वो नॉर्मलाइज हो गई, इसकी वजह से हमें पार्ट में ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं टॉप लाइन ग्रोथ देखने में, ना कि हमें बॉटम लाइन ग्रोथ से इतना मतलब है। आपको अपना टॉप लाइन ग्रो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टॉप लाइन ग्रो करोगे, आप मार्केट शेयर कैप्चर करोगे, पार्ट ग्रोथ आप कभी भी ले आओगे। बट आज के दिन आप बिना मार्केट शेयर कैप्चर करे, बिना टॉप लाइन ग्रो करे, आप अपना पार्ट में ग्रोथ दिखा रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वार्टर और दिखा लोगे, 3 क्वार्टर और दिखा लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टॉप लाइन ग्रोथ इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और बॉटम लाइन ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉप लाइन ग्रोथ। तो वहां पर तो ये कंपनी ने कुछ कर नहीं पाई। अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 4 मेन ब्रांड्स है। एक तो इनका खुद का ब्रांड है पेंटोनिक, फिर इनका जो ओरिजिनल ब्रांड जिससे चालू हुए थे आज से 10-15 साल या 20 साल पहले जो चालू हुए थे, वो हुए थे लिंक के साथ। तो लिंक इनका मेन ब्रांड है जो सस्ता पेन बनाता है, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए के आसपास का वो लोग पेन बनाते हैं। फिर आ जाता है, इन्होंने 2019 में लॉन्च किया पेंटोनिक। तो पेंटोनिक इनके लिए फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहा, बहुत बेहतरीन इन्होंने पेन बनाया जो लगातार इनके लिए मार्केट शेयर कैप्चर करता गया। तो जो सारा का सारा ग्रोथ आ रहा था वो आ रहा था पेंटोनिक से ही, और अभी भी जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो पेंटोनिक से ही देखने को मिल रहा है। पेंटोनिक का जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो 24% के आसपास का, 23.7% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है पेंटोनिक वाले सेगमेंट में। तो बाकी सारे सेगमेंट तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, वहां पर तो हमें डी ग्रोथ ही डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो 2 सेगमेंट, 2 ब्रांड नेम समझ लिए। उसके अलावा इनका एक जॉइंट वेंचर है मित्सुबिशी के साथ। तो मित्सुबिशी के नाम का जो यूनिबॉल का पेन आता है, तो यूनिबॉल का पेन भी ये लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं इंडिया में। और इनके पास चौथा ब्रांड है जो अभी इन्होंने 2-3 साल पहले उनके साथ वेंचर किया था, जॉइंट वेंचर किया था, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए थे, वो था डेली, DELI। तो ये वाला क्या है, ये एशिया का लार्जेस्ट स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाइसेंस लिया था इनके अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कैलकुलेटर हो गया, तो कैलकुलेटर वगैरह इंडिया में मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने का इन्होंने लाइसेंस लिया था। तो इनके पास ये 4 मेन ब्रांड्स हैं जहां से ये लोग अपना रेवेन्यू लेके आते हैं। और अभी हाल फिलहाल तो हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पेंटोनिक पे, क्योंकि जो चल रहा है वो पेंटोनिक ही चल रहा है, ना तो लिंक चल रहा है, ना वो मित्सुबिशी का यूनिबॉल चल रहा है, ना हम देखने जाए तो वो दिल्ली वाला सेगमेंट भी इनका कुछ भी नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। कंपनी ने अपना मार्केट शेयर जरूर मेंटेन करके रखा भाई, 6.6% के आसपास का कंपनी का मार्केट शेयर मेंटेन रहा। और अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपोर्ट सेगमेंट की, तो एक्सपोर्ट करीबन करीबन 17% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो अगर हम बात करें, बचा हुआ 87% आता है हमारा डोमेस्टिक रेवेन्यू से, 13% आता है हमारा एक्सपोर्ट वाले डिवीजन से, जो धीरे धीरे कम हो रहा है, जो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है, क्योंकि आपको बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन देखने को मिलता है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखें तो थोड़ा सा कम इन्होंने सेल किया। अच्छा देखो, इनके बिजनेस में एक सीजनैलिटी फैक्टर भी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो पेन्स एंड स्टेशनरी वाला बिजनेस है, ये जब आप बच्चों की समर वेकेशन हो जाती है तो समर वेकेशन के टाइम पे ये बिजनेस ठंडा पड़ जाता है। फिर ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी के बारे में बात करें तो ये एग्जाम सीजन है। एग्जाम सीजन में आप ज्यादा पेन बेचते हो, तो इनका भी थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है। अगर हम बात करें क्वार्टर 1 की, तो क्वार्टर 1 में इतना अच्छा रिजल्ट ये लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीक सीजन था, इस टाइम पे तो आपको अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट करना चाहिए था, बट इस बार भी ये लोग कर नहीं पाए। अच्छा, ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो कंपनी ने 11.2% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ किया, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रो किया जो आपका वो किया पेंटोनिक। तो पेंटोनिक के बारे में बात करें तो पेंटोनिक अब 41% ऑफ द वॉल्यूम्स लेके आ रहा है। तो अगर लिंक लिमिटेड 100 पेन बेच रहा है तो 100 में से 41 तो पेंटोनिक ही है। अब वो पेंटोनिक 10 रुपए से स्टार्ट होता है और उनका शायद 50-60 रुपए के आसपास तक का पेन आता है। तो 10 रुपए का जेल पेन बेचते हैं, बॉल पेन बेचते हैं, फिर वो क्लिक वाला पेन बेचता है शायद 20-1 रुपए के आसपास का। इस तरीके से इनका पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चलता है। तो पेंटोनिक से इनको क्या मदद मिली, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आया कंपनी का। जैसे 2019 में लॉन्च किया तो कंपनी ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चालू किया, अपना ग्रोथ लेके आना चालू किया। उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन हुआ, कि पहले ये लोग बेचते थे लिंक वाला पेन जो बिकता था 5 रुपए, 7 रुपए के आसपास का। पेंटोनिक का रेंज स्टार्ट ही हो रहा है 10 रुपए के आसपास से और जा रहा है 60 रुपए तक का। तो थोड़ा सा आपका एवरेज सेलिंग प्राइस पर पेन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल रहा था। तभी ये पेंटोनिक इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी बन गया। तो पेंटोनिक कंट्रीब्यूट करता है 41% ऑफ द ओवरऑल सेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें, 56% ऑफ द वॉल्यूम कम्स फ्रॉम द लिंक वाला पेन जो 5 रुपए, 7 रुपए वाला पेन है, और जो रिमेनिंग 3% है वो आता है हमारा वो मित्सुबिशी वाले पेन में से। तो ये अगर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो 3 ही ब्रांड है,
यूनिबॉल हो गया, पेंटोनिक हो गया और लिंक हो गया, और इन तीनों का सेगमेंटेशन भी समझ लिया। 41% आ गया आपका पेंटोनिक से, 56% आ गया आपका लिंक से, और रिमेनिंग 3% आ गया आपका यूनिबॉल से। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ा मार्केट है इनके लिए मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया का मार्केट। दोनों मिला लें तो लगभग लगभग 50% ऑफ द एक्सपोर्ट्स इन दोनों रीजन में ही जाते हैं। बट ठीक है, कोई खास ग्रोथ आ नहीं रहा एक्सपोर्ट वाले डिविजन में भी। अच्छा चलो, एक और चीज के बारे में बात करते हैं। कंपनी टारगेट देता था कि हम 1 बिलियन रुपीज के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक कर देंगे इन द दिल्ली सेगमेंट। तो दिल्ली के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे। जो दिल्ली क्या करता था, कैलकुलेटर वगैरह और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम करता था। उनका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था, पेन नहीं आता था, पेन पेंसिल नहीं आती थी। सिर्फ और सिर्फ आता था हमारा ये कैलकुलेटर और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीजें बनाने का काम करते थे। तो जब इन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप किया था, तब ये लोग बोलते थे कि हम FY 25 में इसको 1 बिलियन रुपीज के आसपास तक का रेवेन्यू टच कर देंगे, मतलब 100 करोड़ का रेवेन्यू टच कर देंगे। फिर इन्होंने पिछले साल उस गाइडेंस को रिवाइज किया और उसको कह दिया FY 26, और इस साल कह दिया FY 27। तो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देने से बात नहीं बनती, जो हमें समझ में आ रही है चीज। अगर आप गाइडेंस दे रहे हो तो गाइडेंस को डिलीवर भी करना पड़ेगा, तभी स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होगा। आप बहुत तगड़ा गाइडेंस दे दो, आज आप कह दो कि भाई हम बैठे हैं आज 500 करोड़ के रेवेन्यू में, 500 करोड़ से हम 5000 करोड़ के रेवेन्यू पहुंच जाएंगे अगले साल, और आप डिलीवर करो 2% का रेवेन्यू करो, तो बात नहीं बनेगी। आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, और यहाँ पर वो चीज हो नहीं रही है। जो आप पहले कह रहे थे कि हम 25 में कर देंगे, FY 25 मतलब इस साल में कर देंगे, वो आपने पिछले साल कहा कि नहीं भाई इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल करेंगे, FY 26 में करेंगे। अब आप कह रहे हो उससे भी अगले साल करेंगे, FY 27 में करेंगे, और इसी तरीके से चलता रहा। आप 2% का सेल्स ग्रोथ लेके आते रहे, तो आप कह दोगे FY 30 तक चला जाएगा वो। तो इस तरह के गाइडेंस का कोई फायदा नहीं है। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम बात करें इंडिया में, तो लगभग लगभग हर जगह इनका पेनिट्रेशन है, पैन इंडिया कंपनी है। आप नॉर्थ साउथ डिवाइड भी देखोगे तो 32% आता है हमारा, 32% आता है हमारा ईस्ट ऑफ इंडिया से, 31% आता है नॉर्थ ऑफ इंडिया से, 16% साउथ ऑफ इंडिया से, और 21% वेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ठीक है, अच्छा एक्सपांशन है। साउथ में ये लोग ज्यादा बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज हमें पता ही है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। पहले हमने देखा था वॉल्यूम सेगमेंटेशन कितना आ रहा है इनके राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले में से। अब देख लेते हैं रेवेन्यू सेगमेंटेशन क्या है। तो 36% तो आता है इनका सेल पेंटोनिक से, 36% ही आता है इनका लिंक वाले सेगमेंट से, 16% आता है यूनिबॉल वाले सेगमेंट से। ये तो हो गए सारे पेन वाले सेगमेंट। तो ये पेन वाला सेगमेंट अगर हम कैलकुलेट करें, 36, 36, 72, 72, 88% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके अदर प्रोडक्ट्स हो गए, कि भाई वो ज्योमेट्री बॉक्स बेच दिया, कैलकुलेटर बेच दिया, और किसी तरीके की चीज बेच दी, तो उसमें 2% पेंटोनिक का शेयर है, 6% लिंक का शेयर है, और 5% शेयर है दिल्ली वाले का। तो जो ब्रांड पे आप इतना ज्यादा बुलिश थे, आपने बहुत ज्यादा कहानी करी थी इनकी, आप 1 साल पहले की, 1 डेढ़ साल पहले की कॉन कॉल जाके सुनोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये मैनेजमेंट तो बिल्कुल एकदम ऐसा पागल ही हुआ है दिल्ली के पीछे, कि दिल्ली एशिया का लार्जेस्ट स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने इसके साथ टाई अप कर दिया, अब तो हम छक्के छुड़ा देंगे कंपटीशन के, हम तो जबरदस्त ग्रोथ करेंगे, और कुछ भी ग्रोथ ये लोग कर ही नहीं पाए। अच्छा चलो, ये तो हो गई इनकी कहानी। वैल्यूएशन पे बात करने से कोई मतलब ही नहीं है, कि अगर आप सिर्फ 2% का रेवेन्यू ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो आपका क्या ही वैल्यू निकाले हम, कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे 2 के पी पे बिक रहे हो, चाहे 200 के पी पे बिक रहे हो, आप बिल्कुल मतलब जब तक ग्रोथ नहीं दिखाओगे तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता आपको खरीदने का। सेकंड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड कंपनी हमारा सेलो वर्ल्ड। तो अब सेलो वर्ल्ड क्या है, ये भी एक स्टेशनरी वाला कंपनी है, बट इनके पास दो और सेगमेंट है। एक तो इनके पास ये क्रॉकरी बनाने वाला सेगमेंट है, ये जो प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, ये सब बनाने वाला सेगमेंट है, और इनके पास एक मोल्डेड फर्नीचर बनाने वाला सेगमेंट है। तो ये तो एडिशनल सेगमेंट इनके पास है। अब इनका देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा। अगर शुरुआत करें इनके भी मार्केट कैप के साथ, तो 17,400 करोड़, 17,400 रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने जाए तो 0.2% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ किया, मतलब और भी गया बीता नंबर है, और भी खराब चीज करी इन्होंने। और अगर आप पैट के बारे में बात करें, तो पैट फ्लैट ओवर वाई वाई लेवल, कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाई। तो अब ऐसी कंपनी के बारे में भी मतलब क्या ही करोगे आप, ऐसी कंपनी को पढ़ के अपने पोर्टफोलियो में रख के, जो ग्रोथ ही नहीं कर रहा। आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ग्रोथ करने के लिए। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ही अपने जो प्रॉफिट्स हैं, जो अपना ईपीएस है, ईपीएस को ही 10-12% के आसपास से बढ़ा देता है। अगर निफ्टी 50 जो देश की सबसे सेफ कंपनी है, जो कभी नहीं जाएंगे, आप आज से 100 साल बाद भी देखोगे तो निफ्टी 50 वहीं रहेगा। तो निफ्टी 50 जो अपने ईपीएस को 10-12% के आसपास से बढ़ा रहा है, तो उससे अच्छा तो आप इन सारी कंपनियों से अच्छा तो आप उसी में जाके इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 0% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप छोटा कंपनी ले रहे हो, आप इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ज्यादा रिस्क ले रहे हो, और रिटर्न क्या बना रहे हो, शून्य। मतलब क्या, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो ठीक है चलो, फिर भी इनका देख लेते हैं। देखो,
इन सारी कंपनियों में कोई बुराई नहीं है एज़ सच कि भाई कोई बिज़नेस मॉडल ही खराब है, बिज़नेस मॉडल बहुत बेहतरीन है, बट अभी इनका समय नहीं है। तो जब तक समय नहीं आ रहा, जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही, तो हमारे लिए वो कोई काम की नहीं है। हम कोई प्रमोटर नहीं है कंपनी के, हम एक शेयर होल्डर हैं। तो हमें जहाँ प्रॉफिट्स दिखेंगे, जहाँ हमें ग्रोथ दिखेगी, हमें वो वाली कंपनियाँ चुननी चाहिए, ना कि हम ब्रांड वैल्यू पे चले जाएँ कि यार सेलो तो कितना अच्छा ब्रांड है, सेलो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप बना लिया, सेलो कहाँ से चालू हुआ था, आज कहाँ पहुँच गया। वो सारी चीज़ें छोड़ के हमें आज प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि आगे ग्रोथ कितना आएगा। अगर अगले क्वार्टर में ये लोग कहते हैं कि यार हम 20% के आसपास का ग्रोथ करेंगे और उतना डिलीवर कर देंगे, तो बहुत अच्छी कंपनी बन जाएगी। उस टाइम हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, बट आज वो स्थिति तो हमें बनते हुए देखने को मिल नहीं रही है। तो चलिए इनका भी रेवेन्यू सेगमेंटेशन समझ लेते हैं, मोटा-मोटी देख लेते हैं कहाँ से इनका बिज़नेस आ रहा है, और अगर हमें रिबाउंड देखने को मिलेगा, रिकवरी देखने को मिलेगी, तो कौन-सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इनके पास भी 3 सेगमेंट है, जो हमने समझ ही लिए। एक तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाला सेगमेंट है, आपका क्रॉकरी वाला सेगमेंट है, और आपका मोल्डेड फर्नीचर वाला सेगमेंट है। तो सबसे बड़ा 68% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर वेयर सेगमेंट। तो जो आपका ये डिशेज़ हो गई ये बनाने का, लाओ पाला वेयर बनाने का, जो आपका डिनर सेट हो गया ये बनाने का, क्रॉकरी आइटम्स बनाने का, यहाँ से आता है 68% ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर ये वाला चक्का चलने लग गया, ये वाला बिज़नेस सेगमेंट चलने लग गया, तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगा। हमें ज़्यादा राइटिंग सेगमेंट का ग्रोथ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा मोल्डेड फर्नीचर का ग्रोथ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो काम सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता चली सेलो वर्ल्ड के बारे में। अब ये चीज़ अगर हमें पता चल रहा है भाई 68% ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर वेयर सेगमेंट, तो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन हो गया? आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर फ्लेयर नहीं हुआ, आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आपका कौन-सा हो गया? लिंक लिमिटेड नहीं हुआ, आपका कैमलिन नहीं हुआ, आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ लाओपाला। लाओपाला क्या करता है? वही उपाला वेयर बनाने का काम करता है। तो उससे आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ। तो अगर उसके बारे में बात करें, तो वहाँ पर भी कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। वो कंपनी भी लगातार डी-ग्रोथ ही दिखा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है तो 2-4% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। तो मतलब ये वाला सेगमेंट भी बिल्कुल ठंडा पड़ा है। ये चीज़ भी हमने समझ में आ गई। बात करें 15% कम्स फ्रॉम द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट सेगमेंट, और जो बचा हुआ 17% है वो आता है हमारे मोल्डेड फर्नीचर वाले सेगमेंट से। मतलब जो कुर्सी, टेबल, प्लास्टिक की ये सब बनाने का काम करता है ना, जो सुप्रीम इंडस्ट्री भी बनाने का काम करता है, या नीलकमल इंडस्ट्री भी बनाने का काम करता है, तो 17% आता है वहां से। अच्छा, अब एक कंपनी ने एक और चीज करी थी, इन्होंने लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए के आसपास का क्यूआईपी रेस किया था इस साल। और वो क्यों किया था? क्योंकि इनका प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा ज्यादा था, और एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास लेके आना होता है, 75% या उससे नीचे लेके आना होता है। तो इसलिए इन्होंने 737 करोड़ रुपीस के आसपास का क्यूआईपी किया था, और अब प्रमोटर होल्डिंग इनका 75% के आसपास आ गया है। तो ठीक है, मोटा मोटी यही थी कहानी। अगर हम बात करें ग्रोथ वगैरह की, तो कोई ग्रोथ ही नहीं, किसी भी सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है। आप चाहे मॉड्यूलर फर्नीचर उठा लो, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट उठा लो, कोई भी उठा लो, कोई ग्रोथ ही नहीं है। और ये लोग ये बनाने का काम करते हैं, दैट इज आपका वही पेन बनाने का काम करता है। इनका सेलो के नाम से पेन आता है, और वो पेन वाले सेगमेंट में भी कोई ग्रोथ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रॉस मार्जिन बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे एज कम्पेयर टू आपका लिंक लिमिटेड। तो लिंक लिमिटेड का जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन 30-35% के आसपास का है, तो इनका 55% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन है अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स पे, अपने कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट्स पे। और वहां पर इनके पास थोड़ा सा प्राइसिंग पावर भी है कंपेयरिंग इट टू लिंक लिमिटेड के प्रोडक्ट्स। तो अपने प्रोडक्ट को ये थोड़ा 10-20-50 रुपए महंगा करके भी बेच सकते हैं। बट आज के दिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसा ही नहीं बचा, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के नीचे दबा जा रहा है। तो कंपनी को ग्रोथ लाने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं, तो अभी वो जो ग्रॉस मार्जिन का बेनिफिट होता है कंपनी को, वो देखने को भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर भी हालत उतनी ही ठंडी है। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी की चर्चा कर लेते हैं, फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें, तो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो पहला कंपनी हमने देखा लिंक लिमिटेड, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप। सेकंड देखा सेलो वर्ल्ड, 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। और फिर हम देख रहे हैं फ्लेयर, 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो मतलब मार्केट कैप में बहुत डिफरेंस है, बट ग्रोथ नहीं आ रहा, तो आपको बेस इफेक्ट का भी फायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा सेक्टर बहुत तगड़े पेन पीरियड से निकल रहा है। मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा पूरे सेगमेंट में। इनके इनके रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, तो कंपनी ने 5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो 5% का रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, पीयर टू पीयर एनालिसिस करें इन तीनों कंपनियों के बीच में, तो सबसे अच्छा ग्रोथ है। बट 5% के ग्रोथ के लिए तो थोड़ी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी कंपनी के अंदर हम 5% के लिए तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, उससे तो ज्यादा हमें रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए। हम आपकी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आप एटलीस्ट हमें निफ्टी का रिटर्न तो बीट करके दो, हमें आप 13-14% का रिटर्न तो बीट करके दो। तो आप एटलीस्ट 20% के आसपास का टॉप लाइन ग्रो करो, 20% के आसपास का पार्ट में ग्रोथ लाओ, तब जाके हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क लेने का मतलब बनता है। नहीं तो हम जाके सीधा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लेंगे।
तो चलिए ये चीज हो गई। अगर हम इनके पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई ग्रोथ नहीं आया, -0.3% के आसपास का मोर और लेस पार्ट फ्लैट रहा ओवर अ वाई लेवल। अच्छा, अब इनका थोड़ा-सा केस अलग है। इनका है ये भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी, बट इनके पास एक वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इनका प्रोडक्ट चालू होता है ₹5 से और जाता है ₹1000 तक। तो जैसे आपने ब्रांड का नाम सुना होगा पेरिकार्डिन, तो पेरिकार्डिन इनका एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है। तो ये स्पेक्ट्रम तो इनका बड़ा है, बट ग्रोथ यहाँ पर भी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट वाला प्रोडक्ट बिक रहा हो और वो पूरी कंपनी की ग्रोथ को ऊपर लेके आ रहा हो, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो जो पूरा का पूरा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला स्पेस है, वो इस टाइम पे अच्छा कर नहीं रहा है। तो इनके पास 3-4 मेन ब्रांड है। एक तो इनका खुद का ब्रांड हो गया फ्लेयर, उसके बाद हॉजर हो गया, ये जो ये पेन, ये हॉजर का पेन है, तो मतलब जो जर्मन ब्रांड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में लेके आया था, तो ये हो गया हॉजर का पेन। और उसके बाद तीसरा हमारे पास है प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड करने के लिए पेरिकार्डन का पेन, जो हमारा ये इनका खुद का ओन्ड ब्रांड नहीं है, ये लाइसेंस पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो ये कहानी तो बहुत बनाते हैं कि भाई हम अपने प्रीमियम पेन को बेचेंगे, हम थोड़ा महंगा पेन लॉन्च करेंगे, वहां से हम ग्रोथ लेके आएंगे, बट यहाँ पर भी ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। उसके अलावा इन लोगों ने ग्रोथ लाने के लिए क्या किया, बोले हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले सेगमेंट में ग्रोथ नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं, हम एक नया डिवीजन खोलते हैं और नया डिवीजन हम खोलेंगे स्टील बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये जो जो चीज सेलो कर रहा था कि भाई हम थोड़ा बहुत ये ऐसा आपका टपरवेयर टाइप चीजें बनाए कि जैसे आपका वाटर बॉटल बनाने का काम करें, तो वहां से हम ग्रोथ लेके आने की कोशिश करें। तो इसलिए इन्होंने 2-3 क्वार्टर पहले ये काम भी शुरू किया था। इस काम में ग्रोथ आ रही है, बट बहुत छोटा बेस है, तो पूरी की पूरी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की नीडल को ये हिला भी नहीं पा रहा। मतलब अगर हम बात करें तो 248% के आसपास का ग्रोथ आया हमें स्टील बॉटल सेगमेंट में ओवर अ वाई लेवल, बट बहुत ही छोटा बेस है। अच्छा चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज Q2 FY24 में, मतलब पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में आपने 1 बॉटल बेची थी, आपने इस क्वार्टर में 10 बॉटल बेची थी, तो आपका 10x ग्रोथ हो गया। बट 10 बॉटल बेच के आपने पूरी कंपनी के रेवेन्यू में कितना ऐड किया? 0.0001% के आसपास का ऐड किया। तो पूरे कंपनी के पर्सपेक्टिव से कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखने जाएं तो इनका बॉटलिंग वाला सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहा है, बट बहुत छोटा बेस है और पूरी ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा। ये चीज़ भी हमने देख ली। एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर इनका एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। इनका 43% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट सेगमेंट और बचा हुआ 57% आता है डोमेस्टिक वाले में से। अगर हम बात करें सेलो की, तो सेलो का इतना अच्छा नहीं है। लिंक के बारे में हमने बात किया था, 17% के आसपास का डोमेस्टिक वो 17% के आसपास का एक्सपोर्ट डिविजन है। यहाँ पर 43% के आसपास का एक्सपोर्ट डिविजन है। तो अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो हो सकता है ये कंपनी सबसे प्राइम बेनिफिशियरी हो ये जो रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास वॉर के बंद होने के, क्योंकि जैसे ही आपका एक्सपोर्ट डिवीजन अच्छा करने लगेगा, एक तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन मिलेगा और ग्रोथ आपके धमाकेदार आएगी। तो आगे चल के हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि भाई जब रिकवरी आएगी तो सबसे अच्छी तरीके से कौन सी कंपनी परफॉर्म करती है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी तीनों कंपनियों के बारे में। कोई वैल्यूएशन के ऊपर बात करने का मतलब ही नहीं बनता, जैसे जितना आप ग्रोथ लेके आओगे उस दिन हम वैल्यूएशन निकालने की बात करेंगे। तो ठीक है, इसके अलावा 3 कंपनी हमारे पास और बची हैं, 2 या 3 कंपनी और बची हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ये पूरा का पूरा आर्ट एंड स्टेशनरी वाला सेगमेंट खत्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।